गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। पार्ट 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, मेरी बीमारी श्यामा नेली। इससे पहले पार्ट 1 में हम यहाँ तक कर चुके थे कि हरिवंशराय बच्चन अर्थात कि लेखक ने छुट्टियाँ ली हैं। डॉक्टर ने कहा पूरी तरह से आराम करना है, काफ़ी दिन दवाइयाँ खानी है और चिंता मुक्त रहने के लिए कहा था, लेकिन चिंता मुक्त नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर 500 रुपये का कर्जा है और उसकी चिंता है उतारने की। ओके, अब श्यामा जो है वो देख रही है कि मेरे पति जो हैं दवाइयाँ ले रहे हैं, चिंता मुक्त रहने के लिए बोला है डॉक्टर ने, लेकिन वो तो चिंताओं में डूबे हुए हैं। शक्ल से समझ चुकी थी और वो कहती है कि तुम्हारा कर्जा जो है वो तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। ये बहुत बड़ा सेंटेंस एक भारतीय नारी अपने दिल का, यूँ कहें कि अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने बोला होगा। नहीं तो एक नारी के लिए, एक पत्नी के लिए इतना आसान नहीं होता ऐसा सेंटेंस अपने पति को बोलना। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। अर्थात दवाइयाँ ले रहा हूँ, साथ में चिंता भी कर रहा हूँ, तो नेचुरली क्या आ जाएगी, ऐसे लगता है मौत आ जाएगी। मुझे अपने लिए नहीं लेकिन श्यामा के लिए तो जीने का संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष मतलब स्ट्रगल करना ही चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य नहीं रहा। अर्थात इतने पैसे ही नहीं थे कि उसकी इच्छाएं पूरी कर सकूं। ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने के बाद कर्जा उतारे, ऐसा तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। जघन्य मतलब बहुत बड़ा अपराधी। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा। जीकर अपनी चिंताएं क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। अर्थात अपने आप को ठीक करूंगा, ठीक करके पैसा कमाऊंगा और सारा कर्जा उतार दूंगा। जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। किसी ने कान में कहा, अर्थात लेखक की अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि एक रास्ता अब भी है। कौन सा, देखो। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ क्या हो गया, खाली। मैं कदापि मतलब कभी भी नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। घर को हाथ लगाने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, बेच देना। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही क्यों न बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। शरण स्थल मतलब जहाँ पर हमें आराम, शांति, सुकून मिल सके। क्या बनवाया था उन्होंने, अपनी मेहनत से घर बनवा के रखा था। उससे वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। वंचित मतलब दूर करना। यह भी नियति का एक व्यंग्य है। नियति मतलब किस्मत और व्यंग्य मतलब जैसे हमारी किस्मत क्या उड़ा रही है, हमारे साथ मजाक उड़ा रही है, उसे कहते हैं व्यंग्य करना। मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ऐसे लग रहा था कि यदि मेरे इलाज के पीछे मकान बेचना पड़े तो वो जब अंतिम सांस छोड़ रहे होंगे या गिन रहे होंगे तब उन्हें अपनी छत के नीचे अंतिम श्वास लेने का मौका नहीं मिलेगा। न जाने राम कहाँ माटी लागे, पर उस समय मैं कैसे जानता था। अर्थात किस मिट्टी पर इंसान अपनी आखिरी श्वास लेगा ये कौन जान सकता है। मुझे रास्ता दिखाई दिया जिस पर चलकर मैं अपनी चिंता समाप्त करूंगा। किसी के लिए, विशेषकर किसके लिए, श्यामा के लिए मैं चिंताएं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। संकल्प मतलब कसम लेना या वचन लेना। बल दिया कि मैंने जो संकल्प लिया है मैं खुद को ठीक करूंगा, ठीक करके कर्जा उतारूंगा। इस संकल्प से, इस कसम से मुझे ताकत मिली। बीके मुखर्जी के पास जाके कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज तो बहुत महंगा है, मेरे बस की बात नहीं है। तब उन्होंने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा। मुंह फट मतलब जो व्यक्ति गलत बातें भी मुंह पे बोल देता है। पैसे नहीं है तो जाओ मरो। अब लेखक जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं डॉक्टर के बारे में। कुछ डॉक्टर दयालु होते हैं, है ना। कुछ डॉक्टर दयालु होते हैं कि मान लीजिए कोई गरीब स्वभाव का गरीब उनके पास पेशेंट आ जाता है। यदि वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो वो क्या करते हैं, फ़ीस नहीं लेते या दवाइयाँ अपने हिसाब से दे देते हैं। यहाँ पे हरिवंशराय बच्चन अर्थात कि लेखक ने ये जाके कहा कि आपका इलाज जो है बहुत ही महंगा है। इसका मतलब था कि क्या कुछ कम किया जा सकता है या फ़ीस कम की जा सकती है। लेकिन डॉक्टर मुंह फट स्वभाव था, बदनाम था कि इस डॉक्टर के पास विनम्रता नहीं है अपने पेशेंट से बात करने की। कहा नहीं है तो जाओ मरो। अर्थात किसी और से दवाई कराओ या तो ऐसे ही बैठे रहो, लेकिन मैं फ्री में इलाज नहीं करूँगा, न अपने पैसे कम करूँगा।
मुझे जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है। चुनौती का मीनिंग होता है चैलेंज, उसे हिंदी में ललकार भी कहते हैं। और बल मतलब ताकत मिलना। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल नहीं आता। इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि यदि वह फ़ीस कम कर देते या कोई फाइनेंशियल हेल्प कर भी देते तो इतनी मुझे ताकत नहीं आती जीने की जितना कि इन शब्दों ने ताकत दी। कौन से? जाओ मरो शब्दों से संचय किया। संचय मतलब इकट्ठा किया। ठीक है। लड़कपन मतलब बचपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। इनके एक मित्र थे, उन्होंने लुई कुने एक डॉक्टर का नाम है। उन्होंने कौन सा इलाज बताया था बुखार के लिए? कुएं के पानी के इलाज से अपने आप को क्या करना है? ठीक करना है। ओके। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठ के सिड से बात लेने का विधान था। विधान मतलब नियम था कि जब इंसान को बहुत बुखार हो तब ठंडे पानी का जो बाथ टब होता है उसमें क्या लेना है? स्नान करना है, बैठना है उसमें। एलोपैथी में क्षय के रोगी को, एलोपैथी ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम लेते हैं आजकल उसे कहते हैं एलोपैथी। ये पार्ट 1 में भी इसका मीनिंग समझा चुकी हूँ। क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है ताकि उसे क्या आएगी? ताकत आएगी या बल आएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। कौन सी वस्तुएं? देखो सारी की सारी ऑयली बोली हैं। दूध, घी, मक्खन, अंडा। कूने के इलाज में चिकना मना था। चिकना मतलब ऑयली मना किया था कि बुखार में यदि आप आयुर्वेदिक इलाज करते हो या होम्योपैथिक आयुर्वेदिक इलाज करते हो तो चिकना नहीं खाना चाहिए। सिर्फ कच्ची सब्जियां, जैसे हम सलाद भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फल मतलब फ्रूट, फल अर्थात फ्रूट्स। भीगे चने मतलब भिगो के रखे हुए चने, जिसे हम स्प्राउट कहते हैं ना, वो। गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्चा था न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। अनुकूल मतलब के अनुसार बरोबर था कि जिसमें खर्चा नहीं करना है और घर की चीज़ों से क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। कामकाज साधारण किए जाना था, मतलब इसमें पूरी तरह से बेड रेस्ट नहीं बोला था। थोड़ा थोड़ा कामकाज हम कर सकते थे नॉर्मली। बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। नुस्खा जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है। कूने के अनुसार सिट्स बात लेना आरंभ कर दिया। तदनुसार खुराक भी रखी थी। तदनुसार के अनुसार खुराक रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशनें बंद कर दी थी। उसका मुआवजा मतलब भरपाई एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाती थी। अब जो ट्यूशन के पैसे आते थे ना वो बंद हो गए थे, और जो रात वाली ट्यूशन से जो पैसा आता था वो तो बंद था। उसकी भरपाई कहाँ से हो रही थी? जो किताबों की बिक्री हो रही थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया, कहा कि भले थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रही हूँ। जीवन भर में जिस रास्ते पे भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। स्वस्ति पंथा, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। और मेरे पीछे चली। पीछे चली मतलब जैसा मैं कहता रहा वैसे वो करती रही। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन मतलब रेगुलर सेवा सहयोग देती रही। अर्थात लेखक को जैसे जैसे स्नान वगैरह करना होता था, कब करना है, कब क्या खाना है, वो सारा का सारा इनका शेड्यूल बंधा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग वो उनकी सेवा करती थी। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पे ठहरने न दिया। अर्थात कि चिंता कर रहे थे ना, उस रास्ते पे ठहरने न दिया। किससे? इच्छा बल से। न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, अर्थात एक निर्णय लेकर, एक संकल्प लेके यदि तुम उसी बात को फॉलो करते रहोगे तो पा जाएगा मधुशाला, अर्थात अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य पा जाओगे। लेकिन तुम में इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अपनी इच्छा बल इतनी मजबूत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अपने अडिग मतलब जिसे हम हिला नहीं सकते। इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को कील दिया था। कील दिया था अर्थात मार दिया था। कभी एक उंगली दुखने की भी मुझसे शिकायत नहीं की थी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया, इतनी निश्चिंत हो गई थी अपने प्रति, और लेखक को, पति को एहसास तक नहीं होने दिया कि उसे भी बुखार 6 वर्षों से चल रहा है। और इतना बल मिला लेखक को कि उतना किसी और चीज़ से नहीं मिला। इस आत्मनियंत्रण का मीनिंग होता है सेल्फ कंट्रोल। आत्मनिग्रह इसका समानार्थी शब्द है। इच्छा बल हमारा विल पावर, हठयोग जिद,
कि समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। इसे स्व नियंत्रण कहूँ, अडिग इच्छा बल कहूँ या जिद कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेखक ऐसे कह रहे हैं। बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसे इस बुखार की। अपने क्षय ज्वर बुखार से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया था, अर्थात अपने बुखार से पूरी तरह से मैंने क्या प्राप्त कर ली, मुक्ति पा ली। और बिल्कुल ठीक होकर कितने दिनों के बाद, 216 दिन के बाद 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पे क्या हो गई, गिर गई। जिस दिन लेखक ठीक हुए और उन्होंने सामान्य भोजन खाया, उस दिन क्या हो गई, श्यामा बीमार पड़ गई, अर्थात पूरी तरह से टूट के बेड रेस्ट पे पड़ गई और न उठी। 216 दिन बरोबर योगशैया पर, 216 दिन मतलब कम से कम 6-7 महीने हम कह सकते हैं, है ना। 7 महीने के आसपास वह क्या पड़ी, बेड रेस्ट पे पड़ी रही। 17 नवंबर को 1936 को उसने अपना शरीर क्या कर दिया, छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ क्या करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। ठीक कितने, 18 महीने, पूरा का पूरा 1.5 साल जितना हम कह सकते हैं। पहले पत्नी बीमार पड़ी, वो बीमार थी लेकिन उन्होंने एहसास नहीं होने दिया। फिर लेखक बीमार पड़े, काफ़ी महीने बुखार चला। जैसे ही लेखक ठीक हुए तो कौन बीमार पड़ गई, वापस श्यामा, उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और 7 महीने कंटिन्यू बेड रेस्ट पे बैठी थी। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, आंतरिक मतलब मन से मंगल कामना, शुभकामनाएं दी या अच्छी उसकी भावना थी, इतना सहयोग दिया, इतना अपने आप की सेवा दी, इतना अपने आप को दिया, इतना अपनी बीमारी से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं संघर्ष में विजयी हुआ। अर्थात लेखक कब ठीक हो पाए, जब उनकी पत्नी ने इतना विल पावर मजबूत रखा, अपनी एक उंगली दुखने की भी कभी शिकायत नहीं की, बिल्कुल चिंता मुक्त रखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, सेवा भी की, अपने आप को भी दिया, वह पराजित हो गई। लेकिन अंत में लेखक इतने विल पावर मजबूत के साथ या दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लेखक अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर पाए जितनी कि उनकी पत्नी ने की थी। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि औरत में जितनी सहन शक्ति की भावना होती है उतनी पुरुष में नहीं पाई जाती अपने दर्द को छुपाने की, है ना। संभवतः पॉसिबिलिटी है एक मोर्चे की कमज़ोरी से, मोर्चा मतलब एक ग्रुप कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो पाई थी। ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि अंत समय तक उसे यही चिंता थी कि मेरा बुखार जो है बिल्कुल उतर चुका है या नहीं, मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक, मेरे विषय में अर्थात अपने पति की चिंता से वो जीवन भर या आखिरी सांस तक विमुक्त नहीं हो पाई। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है वो लास्ट में समझाऊंगी। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग अब हम फिर से समझेंगे कि एक बार श्यामा ने कहा था, काश तुम्हारी श्यामा जब बीमार थी तब लेखक ने कहा था कि काश तुम्हारा बुखार उतर के कहाँ आ जाए, कि काश तुम्हारे शरीर से बुखार निकल के मेरे पास आ जाए। वो ऐसा ही हुआ, है ना। तो मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो लास्ट में श्यामा की इच्छा थी कि काश तुम्हारा बुखार, जिस प्रकार लेखक चाहते थे कि श्यामा का बुखार उतर के मेरे शरीर में आ जाए, उसी प्रकार श्यामा की इच्छा थी कि मेरे पति का बुखार उनके शरीर से निकल के मेरे पास आ जाए। तो लास्ट में वो बीमार तो थी, 6 वर्षों से बुखार चल रहा था, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि बीमारी का इलाज, बुखार का इलाज करवा सकते। और लास्ट में इतनी बीमार होने के बाद भी उसने अपने पति की इतने अच्छे से सेवा की कि लास्ट ने उस बुखार को क्या कर दिया, जैसे लेखक के शरीर से निकाल के अपने आप में डाल दिया या अपने शरीर में समाहित कर लिया। मतलब औरत का या श्यामा का विल पावर इतना मजबूत था, इतनी सहन शक्ति थी कि लेखक को तो चलो कुछ महीनों से बुखार चल रहा था, लेकिन श्यामा को तो पिछले 6 वर्षों से बुखार चल रहा था। 6 वर्ष के बाद उसने लेखक का न जाने कितने महीने बुखार में सेवा करती रही, तो करीबन 6-6.5 साल तक बुखार चलता रहा। और ऐसे में वो अपने पति की दिल से सेवा करती रही कि पति को पूरी तरह क्या कर दिया, ठीक कर दिया।
जैसे ही लेखक ठीक हुए उसी दिन श्यामा की क्या हो गई, बुखार आ गया और बेड रेस्ट पे पड़ी। ऐसे बेड रेस्ट पे पड़ी कि फिर कभी उठी नहीं पाई और अंत में उस बुखार में उसकी क्या हो गई, मौत हो जाती है। तो ये था चैप्टर का इनडायरेक्ट मीनिंग, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ओके, औरत में जितनी सहन शक्ति है अपने दर्द को छुपाने की या ऐसी बीमारी में भी अपने घर को संभालने की, उतनी किसी और में नहीं पाई जाती, या यूँ कहें पुरुष में इतनी वो नहीं पाई जाती। ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग लास्ट में लेखक ने समझाने की कोशिश की है ना। लास्ट लाइन, संभवतः एक मोर्चे की कमज़ोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी थी। लास्ट तक वह चिंता करती रही कि मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं या नहीं, उसे चिंता बनी ही रही। विमुक्त मतलब वो आज़ाद नहीं हो पाई इस चिंता से। बहुत ही पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति बहुत ही उसमें त्याग की भावना थी और अंत में क्या हो गई, इस संसार को छोड़ के चली गई, है ना। अब इसमें शब्दार्थ जो टिकमा किए हुए हैं वो शब्द समूह हैं, आप अंडरलाइन कर लेंगे। प्लूरिसी, अदायगी, आत्मनिग्रह, एलोपैथी, नेचुरोपैथी। एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं, सविस्तार उत्तर लिखने हैं, भावार्थ नहीं समझाना है। ओके, ये नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको जितना भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थर्ड नहीं करना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जहाँ शरण लिया जा सके, शरण स्थल, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु, सत वर्षीय भी कह सकते हैं, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पंथा। विरोधी शब्द चिकना, खुरदरा, मधु, कड़वा, क्लेश, शांति, विमुक्त, बंधन। ओके, यहाँ तक आपको ये चैप्टर लिखना है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सारे की सारी जितनी बातें बताई गई हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक यू।